अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नॉवल की एपिसोड नंबर 15 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। एपिसोड पढ़ने से पहले प्यारे रीडर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या तुम वापस जाना चाहती हो? वो अपने माजी का दर्दनाक किस्सा जो ही सुनाकर खामोश हुई तो उसने उसके नाजुक सरापे का बगौर एक्सरे करते हुए अचानक से ऐसा सवाल कर लिया जिस सवाल की जुनेशा को इससे तवक्को ना थी कि वो इसे ये सवाल करेगा। जबकि उसकी आपबीती को सुनकर उसे अफसोस ज़रूर हुआ, लेकिन फिर वो पल में अपने खौल में सिमटते हुए सर्द लहजे में बोला कि क्या कहा आपने? उसने अपनी भराई हुई नीली आंखों को उठाकर उसकी तरफ देखते बेयकीनी से पूछा। यही कहना चाहता हूँ कि क्या तुम वापस अपने घर वालों और शौहर के पास जाना चाहती हो? वो उसकी हैरानगी को दूर करने वाले अंदाज में बोला। जाना तो चाहती हूँ मगर। वो बात करते हुए लहजे भर को ठहरी। मगर क्या? उसने अपने आईब्रो अचकाकर उसकी जानिब देखते कड़े तेवरों से पूछा। यही कि अपने दामन पर लगे जिल्त और रसवाई के दाग को लेकर मैं फिर किस मुंह से वापस जाऊंगी? वो गायब दिमागी से बोली जैसे वो यहाँ पर मौजूद ही ना हो, और उसने इस बात का मदम लहजे में जवाब देते हुए उससे ज़्यादा जैसे खुद को इस बात का यकीन दिलाना चाहा हो कि इतना सब कुछ सहने के बाद क्या वाकई में उसकी वापसी के रास्ते उस पर खुल सकते थे, जबकि वो इसकी इस कदर मदम आवाज़ को बामुश्किल सुन पाया था। मतलब तुमने अब सारी ज़िंदगी मुझे खुश करने में गुजार देनी है? उसने सिगरेट होंठ से लगाते चुपते हुए लहजे में इस पर तंज किया। क्या आप मुझे वाकई वापस ले जाएंगे मेरे अपनों के पास? उसने उसकी तरफ देखते ही उम्मीदों यासिया से पूछा। हाँ ले जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। उसने उसके सामने अपनी शर्त रखी। कौन सी शर्त? वह बगैर सोचे बिना किसी तामल के जल्दी से बोली, मुबादा के कहीं वो अपनी कहीं बात से पलट ही ना जाए। अगर बिलफर्ज तुम्हारे घर वालों ने या फिर तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कबूल ना किया, या फिर बिलफर्ज तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कबूल कर भी लिया, तो मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी पूरी दिली रजामंदी से तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी, मुझे खुश करना होगा। तो इस तरह क्या पता तुम्हारी वापसी के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि इकराम खानज़ादा एक चीज़ को हासिल करने के बाद दोबारा उसकी तरफ देखना तो क्या थूकना भी पसंद नहीं करता। उसने अपने नहायत अखर ज़िद्दी बेबाक और मगरूरियत भरे अंदाज में उसे अपनी शर्त बताकर गोया इस मासूम की जान जिस्म से खींच ली थी। मैंने आपको पहले भी नहीं रोका था। वो बिना कोई तासुर दिए बोली थी, क्योंकि ये अल्फाज उसके कानों में पड़ने वाले कुछ नए नहीं थे। वह पिछले 6 महीनों से यही तो सुनती आ रही थी। उसने तासुर से उस जालिम हवस परस्त इंसान को देखा जिसको लेकर उसने थोड़ी देर के लिए अपनी सोचों का रुख बदला था। इसके बारे में कुछ मस्बत सोचा था कि वह हवस का मारा वैशी दरिंदा नहीं है, लेकिन उसकी सोच को महज चंद लम्हों में गलत साबित करके रख दिया था। उसने अपनी घटिया शर्त उसके सामने रखकर उसने उसे अपने अंदर के वहशीपन को दिखा दिया था, लेकिन अपने साथ होने का यकीन भी तो नहीं दिलाया था ना। वो कल रात को की जाने वाली अपनी बेबाक हरकत का हवाला देते से खुद से बदगुमान करने का काम बखूबी सर अंजाम दे रहा था। आपको बस मेरे जिस्म से मतलब होना चाहिए। आप बस अपनी हवस पूरी कीजिए साहिब। मुझे लेकर किसी भी किस्म की उम्मीदें पालना आप छोड़ दें। मेरे तमाम एहसासात इतना सब कुछ सहने के बाद अपनी मौत आप मर चुके हैं। अब तो बस मैं अपनी बची कुची ज़िंदगी की सांसें ले रही हूँ। जिस दिन जिस्म से मेरी सांसों का ताल्लुक टूट जाएगा और मेरे जिस्म का साथ देने से रूह ने इनकार कर दिया, उस दिन मेरी ज़िंदगी को सुख नसीब हो जाएगा। अब बस मरने से पहले और मरने के बाद मेरे लब पर उस खुदा से बस मेरा एक ही शिकवा रहेगा कि क्या मुझे इतना हुस्न इसलिए अता किया गया कि मैं लोगों की हवस मिटाने का सामान नहीं राहत बन जाऊं। मेरे जिस्म को लोगों ने भूखे प्यासे दरिंदों की तरह नोचा। तू मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया? हर रात तेरी रहमत को तकते सिसकते तड़पते हुए गुजरती रही, लेकिन तुमने किसी फरिश्ते को अपनी रहमत का सामान बनाकर मेरे लिए क्यों नहीं भेजा? वो अपने साथ हुए जुल्मों सितम को लेकर खुदा को याद करते शिकवा किना हो रही थी, जबकि मुकाबिल ने उसकी गिरा आजारी को सुनते बेचैनी से अपना पहलू बदला था। तुम अगर वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें हर हाल में मेरी राहत का सामान बनना होगा।
खुदा से अपने गिले शिकवे किसी और दिन के लिए बचा कर रख लो। फिलहाल तुम्हें मुझे खुश कैसे करना है ये सोचो डार्लिंग। वो अपनी जगह से उठा और बगैर इसकी खुदा से की गई फरियादों को सुने वो अपनी बात कहते हुए वहां से चला गया था। वो इतना सख्त दिल तो नहीं था, तो फिर क्यों उसके साथ इतनी सख्ती बरत रहा था, या फिर महज अपनी नफसानी तस्कीन के लिए वो उसे तबाह कर देना चाहता था। वो उस नाजुक कली को मसल कर रख देना चाहता था, लेकिन उसकी खुदा से की गई फरियादों को सुनते और उसे देखने के बाद उसका दिल सामने बैठी लड़की को लेकर उससे बगावत पर उतर आया था। लेकिन अपने दिल की मासूम आवाज़ को घरकते हुए उसने सबसे पहले अपनी हवस को मिटाने का सोचा। अब देखना यह था कि क्या इकराम खानजादा, जिसके नाम के मानी ही दूसरे की इज्जत और एहतराम करना और सखावत के थे, तो क्या वो उस लड़की की इज्जत और तौकीर करेगा, या फिर किसी वहशी चरिंदे की तरह उसकी इज्जत को तार तार करके पमाल करके रख देगा। अनायशा, आप फ्रंट सीट पर आकर बैठें। वो ड्राइविंग करते हुए खानजादा हदूद से काफ़ी आगे निकल आए थे जब अरबाज खान ने गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर नहायत सर्द लहजे में कहते उसे फ्रंट सीट पर बैठने का हुक्म दिया। या लेकिन क्यों, वो हम यहाँ कंफर्टेबल हैं, तो हम क्यों फ्रंट सीट पर आकर बैठें? वह हकला कर बोली और आगे बढ़ने से इसको साफ मना कर दिया, जिस पर अरबद खान ने चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए मिरर से झांकते हुए उसकी बुरी कान सी आंखों में देखा, जिस पर जब अनायशा की नज़रें उसकी काली चमकती हुई आंखों पर पड़ी तो उसने उसकी अनकच बोलती हुई मैनी खेज आंखों में एक नज़र झांक कर बेख्तियार अपनी नज़रें नीचे झुका ली। अब नज़रें क्यों झुका ली, करो मुकाबला इनका, जिनसे जाने कितने अरसे से नज़रें चुरा रही हैं आप। उसने उसके पलकों की उठती गिरती झालर को देखते हुए निचले लब को दांतों में दबाते नजरिया लहजे में पूछा। अब आप फ्रंट सीट पर आ रही हैं, या आप ये चाहती हैं कि मैं ये नेक फरीज़ा खुद सर अंजाम दूँ? उसे हनोज अपनी जगह पर जमे देकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उस पर मसनूई गुस्सा करते उसे वार्न करने लगा। मैं आ रही हूँ, आगे उसने खान कहना चाहा, लेकिन उसकी धमकी से घबराते हुए वह झंझलाहट के मारे अपनी जगह से उठी और फिर पिछली सीट का दरवाज़ा गुस्से से खोलती फ्रंट डोर का दरवाज़ा बंद करते हुए उसके बराबर में आकर बैठ गई। आप क्या कर रहे हैं, जबकि इसका बैठना था कि वो उसकी कलाई से पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचते हुए वो उसके चेहरे पर झुककर साया सा कर गया। उसके चेहरे के नकुश पर अपना दीवानावर लम्स छोड़ते हुए वो अपने इतने दिनों की प्यास बुझाने लगा। जब उसे लगा कि वो उसकी लम्स की शिद्दत को और नहीं सह पाएगी, तो उसकी मदद बढ़ती सांसों की रफ्तार पर उसने धीरे से उसे खुद से दूर किया और फिर मसरूरियत से मुस्कुराते हुए उसके किसी गुलाब के फूल की मानिंद सुर्ख हो रहे चेहरे को तफाकुर से देखने लगा, जैसे किसी ने कोई बहुत अनोखा कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। मोहब्बत है आप हमारी, जब तक दस्तरस में नहीं थी तो दिन रात तड़पते थे आपके लिए, आपकी चश्मा हयात गुर्बत से खुद को सैराब करने के लिए हर पल हमने आपका इंतज़ार किया कि हमें कब आपकी गुर्बत का चश्मा हयात पीने का मौका मैसर होगा। जब अब खुदा ने खुद हमें ये मौका फराहम किया है, तो हम इस मौके से खुद को सैराब क्यों ना करें। अब जब दस्तरस में हैं, तो हम आपको इतनी भी इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारे पास होकर भी हमसे दूर जाएं। वो उसके लब के किनारे पर अपने अंगूठे को मसलते लहजे में उसकी जानलेवा कुर्बत की खुमारी लिए बोला। लेकिन हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो मोहब्बत नहीं थी आपकी, आपने हमें धोखा दिया, हम नफरत करते हैं आपसे। आपने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, हमें नहीं रहना इस रिश्ते में, हम तलाक चाहिए आपसे। वो उसकी सांसों की नरम गरम तपिश को अपने चेहरे के आर पार होते हुए महसूस कर रही थी, और इसकी ये जानलेवा गुर्बत को बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी, वरना वो अपनी मर्जी करने पे आ गया तो वो कौन होती थी उसे रोकने वाली। वो ये सब जानती थी, इसलिए निकाह के बाद से लेकर अब तक उससे दूर भागती आई थी, खुद को अब तक कमरे की हदों तक महदूद कर लिया था। लेकिन आज जाने कैसे उसके हत्थे चढ़ गई। शायद आज अरवद खान की किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी, जब वो उस वक्त उसके हिसार में यूं बेबसी से कैद थी। क्या कहा आपने कि हमसे मोहब्बत नहीं करती, हमसे नफरत करती हैं? ये बात तो आपकी सवाने दुरुस्त है, आपको हमसे मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये नफरत और तलाक वाली बात को छेड़कर आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, और इन घटिया दो बोलों की सज़ा अभी और इसी वक्त आपको मिलेगी। इतना कहते उसने उसकी गर्दन में सिर छुपाते उसने उसकी गर्दन पर अपने दांत काट दिए, जबकि वो बुलबुला उठी।
اس کی اس قدر شدت بھرے لمس پر اسے تڑپ کر خود سے دور کرنا چاہا، جس پر وہ دور ہونے کی بجائے الٹا اس کے بالوں میں سختی سے اپنی انگلیوں کو پھنساتے اس پر اپنے لمس کی چھاپ اور بھی اس کے بدن پر گہری کرنے میں مگن ہو گیا۔ اربد، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں ہمیں، آپ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہماری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ جبکہ وہ مسلسل مزاحمت کرتے ہوئے اس کی پناہ میں مچل اٹھی تھی اور بری نین کٹورا آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ یہ بدتمیزی نہیں، یہ ہمارے پہلے پیار کی پہلی لو بائٹ ہے مائی انوسینٹ خانم۔ آئندہ میرے نام کو خود کے نام سے الگ کرنے کا کہنا تو دور کی بات، سوچا بھی تو ہم آپ کا اس سے بھی برا حال کریں گے۔ اس کی گردن پر اپنے شدت بھرے لمس کے چھوڑے گئے نشان پر اپنی انگلیوں کی پوروں سے ٹریس کرتے ہوئے اپنے لہجے میں جنون لیے بولا، اور پھر پیار سے اس نشان پر اپنا نرم گرم لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا، جیسے کہ اپنے دیے گئے زخم کا مداوع کرنا چاہا ہو۔ جانتی ہو، تمہارے بدن پر میری لو بائٹ کا یہ گہرا نشان اس بات کی علامت ہے کہ تم پر اب میرے نام اور میرے لمس کی مہر لگ چکی ہے۔ پہلے تم اس بات کو بھی تسلیم نہ کرو، لیکن اس حقیقت کو تم جھٹلا نہیں سکتی کہ اب تم سے میرا رشتہ جڑ چکا ہے، تو اچھی بیویوں کی طرح اس رشتے کو سنبھالنے کی کوششیں کرو بجائے توڑنے کے۔ انڈرسٹینڈ؟ اگر تم کسی کی دسترس میں آؤ گی تو وہ محض اربد خان ہوگا، اس لیے اپنے دماغ میں موجود اس فالتو کوڑے کچرے کو نکال کر میری جان لیوا قربت کے بارے میں سوچو، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس نے آپ سے تم تک کا فاصلہ پل میں مٹایا اور اس پر اپنے احساسات و جذبات اشکار کر کر پرسکون ہو گیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو ہماری خانم، میں سب سنبھال لوں گا، تم پر ایک آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار بھری مہر ثبت کرتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے ہوئے بھروسہ دلانے والے انداز میں بولا۔ وہ جانتا تھا اس کا یہ گریز اس کے گھر والوں کی وجہ سے تھا، جن کے ڈر سے وہ اپنا دل چاہ کر بھی اس کی طرف مائل نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک افسردہ نظر اس پر ڈال کر اس نے پھر گاڑی کو اس کی یونٹ کے راستے پر دوڑا دیا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ گاہے بگاہے اس پر ایک نظر ڈال لیتا اور پھر نظریں سامنے شیشے کے پار ٹکا دیتا۔ یونٹ کے گیٹ کے پاس پہنچتے ہی اس نے گاڑی روک کر انائشہ کو کچھ کہنا چاہا، جب وہ اس کی بات کو انسنی کرتی ہوئی بغیر اس کی طرف دیکھے گاڑی سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ ایک سرد آہ خارج کرتے ہوئے اسے یونٹ کے گیٹ کو پار کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کے اندر جاتے ہی وہ وہاں سے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ تو فائنلی ڈیئر ریڈرز، مجھے اربد اور اس کی مسز کی سٹوری بھی مل گئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انائسہ اینٹورو اور اکرام خانزادہ کے کیا کیا ارادے ہیں، اور سب نے شائنہ کو تو کباب میں ہڈی کی طرح نکال دیا۔ اکرام کا پہلا پیار ہے، جبکہ زنائشہ محض دوسرا کرش۔ ذرا دھیان سے تیر تکے لگانا میرے پیارے سے معصوم سے ریڈرز، اور ایپیسوڈ پڑھ کر مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں پلیز۔ اور پھر ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اپنے نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے، آمین۔ ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ایپیسوڈ پڑھ کر آپ اپنی قیمتی رائے اور میرے سوالوں کا جواب دینا نہ بھولیے گا۔ خیر، خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔